जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि इंस्पायर एकेडमी जयपुर अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे हम 2 ऑनलाइन कोर्सेज अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक IIT जेम का होगा और दूसरा CSIR नेट के लिए होगा। तो आज उसी स्ट्रेटजी के तहत हम सबसे पहले न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट में जैसा मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी IIT जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से IIT जेम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी IIT जेम के साथ TIFR और जेस्ट की एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तब वहाँ से ज़रूर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो CSIR नेट के लिए तो यूज़फुल है ही है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो पार्टिकल फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इसलिए हमें वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो पहले हम पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही सब्जेक्ट का नाम आता है तो हमारे मन में ये विचार आता है कि पार्टिकल फिजिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के पीछे कारण क्या है। तो इसको पार्टिकल फिजिक्स बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स है उसका निर्माण कैसे हुआ ये जानने के लिए फिजिसिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और जो कंसेप्ट वहाँ से निकल करके आए, जो थ्योरी वहाँ से निकल करके आई, उसको पार्टिकल फिजिक्स में इंक्लूड किया गया। बेसिकली इनिशियली ये जो यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल एनर्जी ही एनर्जी थी, कोई भी मैटर पार्टिकल यहाँ पे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होता गया वैसे वैसे पार्टिकल्स का बनना स्टार्ट हुआ। अब कौन से पार्टिकल्स पहले बने ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि हम अपने यूनिवर्स की रचना कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसको आसानी से समझ सके। तो जो पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हुए वो पार्टिकल स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल है, या स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो पार्टिकल किन्हीं और पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, या फिर स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है। स्ट्रक्चरलेस का मीनिंग ये है कि वो पार्टिकल किन्हीं और पार्टिकल्स से मिलके नहीं बने हुए हैं। तो जो पार्टिकल किन्हीं और पार्टिकल्स से मिलके नहीं बने हुए हैं या फिर स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि अपने यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, इनिशियल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मैटर क्या है, ये जानने के लिए हम पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कम होता गया, यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होता गया, वैसे वैसे नए पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुए। उन पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्यों बने, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन इन्वॉल्व हुए, और इंटरेक्शन के इन्वॉल्व होने से पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते गए और जुड़ने से नए पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। उसके बाद एटम्स का बनना स्टार्ट हुआ। एटम्स के बीच में, डिफरेंट एटम्स के बीच में इंटरेक्शन लगने से, और ये सारा का सारा प्रोसेस जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया उसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स बनते गए। तो पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने, एलिमेंट्री पार्टिकल से कुछ और स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल बने, और स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से, उनके बीच में इंटरेक्शन लगने से वो पार्टिकल कंबाइन होके एटम्स बने, एटम्स से मॉलिक्यूल बने, और आज हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स इसी तरीके से इन इंटरेक्शंस के इन्वॉल्वमेंट से पूरा का पूरा यूनिवर्स का निर्माण हमारा हुआ। तो ये जो यूनिवर्स है
इस यूनिवर्स में कितने टाइप के इंटरेक्शन इन्वॉल्व हैं। ये जो यूनिवर्स के निर्माण हुआ उसके अंदर बेसिकली कितने टाइप के इंटरेक्शन इन्वॉल्व हैं। तो आज हम जानते हैं कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में 4 तरीके के फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं। सबसे पहले हम उन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का निर्माण इन इंटरेक्शंस के बेसिक्स पे ही हुआ है। तो 4 तरीके के फंडामेंटल इंटरेक्शंस कौन कौन से हैं वो हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और जो स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके बाद इन पार्टिकल्स का डीके, अगर कोई स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल है या अनस्टेबल पार्टिकल्स है तो उनका डीके होता है तो कौन से पार्टिकल्स में होता है, और अगर हमें ये डीके प्रोसेस का पता चल जाए तो हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 तरीके के फंडामेंटल इंटरेक्शन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो 4 तरीके के फंडामेंटल इंटरेक्शन में सबसे पहला इंटरेक्शन है वो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। दूसरा इसके अंदर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तीसरा इसके अंदर है वीक इंटरेक्शन, और चौथा इसके अंदर है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इन इंटरेक्शंस की 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होता है और वीक इंटरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है वो इस यूनिवर्स में जितने भी इंटरेक्शन हैं उन सब में से सबसे वीक इंटरेक्शन है। तो वीकेस्ट इंटरेक्शन इन नेचर, पहला पॉइंट इसके अंदर जो होगा वो होगा वीकेस्ट इंटरेक्शन इन नेचर। ओके, तो ये कहां पे लगता है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगता कहां पे है। तो अगर तुम्हारे पास कोई 2 या 2 से ज्यादा मास पार्टिकल्स हैं तो मास पार्टिकल्स के बीच में ये वर्क करता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो यहां पे हम पॉइंट बना के लिख देते हैं साथ के साथ ही, एक्ट्स बिटवीन 2 और मोर मास पार्टिकल्स। इसके बाद में हम बात करें इसकी रेंज की। तो बेसिकली रेंज क्या है कि ये 2 मास पार्टिकल्स को हम कितनी डिस्टेंस के बीच कितनी डिस्टेंस तक रख सकते हैं ताकि ये इंटरेक्शन इफेक्टिव रहे। तो जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी फोर्स कम होता जाएगा लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा। जब तक r को हम इनफाइनाइट नहीं करेंगे, r को इनफाइनाइट नहीं करेंगे तब तक f जीरो नहीं होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। रेंज है इस फोर्स की वो इनफाइनाइट रेंज है। इसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और जो मास पार्टिकल्स है उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो 2 मासिव बॉडीज है उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। उन दोनों के बीच में जो उन दोनों का ओरिएंटेशन कैसा भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा, या इसको पहले पॉइंट बना के लिख देते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड्स ऑन,
या डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, इसके बाद वेलोसिटी, और इसके बाद मीडियम। मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो मास पार्टिकल्स है, उनको हम वैक्यूम में रखते हैं और उन्हीं दो मास पार्टिकल्स को किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं, सपोज वाटर के अंदर दो मास पार्टिकल्स को रख देते हैं। जितनी डिस्टेंस पे वाटर में ये दोनों मास पार्टिकल है, उतनी ही डिस्टेंस पे अगर वैक्यूम में ये दोनों मास पार्टिकल्स है तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही फोर्स दोनों जगह लगेगा। तो मीडियम इंडिपेंडेंट ये फोर्स है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसके साथ ही अगर हम इसके नेचर की बात करें कि ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कैसा होता है, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अट्रैक्टिव नेचर होने के साथ साथ अब हम बात करें इसके एक्सचेंज पार्टिकल की, तो बेसिकली अगर हम किसी भी इंटरेक्शन की बात करें, इस यूनिवर्स में जितने भी इंटरेक्शन है वो सारे के सारे इंटरेक्शन एक्सचेंज नेचर के होते हैं। यहाँ पे जो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, तो उनके बीच में कोई एक्सचेंज पार्टिकल जरूर होगा। और एक्सचेंज पार्टिकल होने का मतलब, जैसे अगर मान लो इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, तो अगर कोई दो प्लेयर हैं जो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तो उसके बीच में जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, अगर कोई पहला पर्सन ये चाहे कि दूसरे पर्सन को इधर की तरफ लाना है, तो वो क्या करेगा, अपने रैकेट से शटल को उस डायरेक्शन में मारेगा, तो दूसरा पर्सन उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस तरीके से इस पहले वाले पर्सन और दूसरे वाले पर्सन के बीच में इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो है शटल। तो इसी तरीके से जितने भी इंटरेक्शन है, यहाँ पे हम 4 इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल इंटरेक्शन की, इन सब में एक्सचेंज पार्टिकल जरूर होता है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल है, तो एक्सचेंज पार्टिकल वो है ग्रेविटोन। यहां पे एक्सचेंज पार्टिकल क्या है? ग्रेविटोन। और ये ग्रेविटोन है, इसकी प्रॉपर्टी भी साथ साथ लिख देते हैं। ग्रेविटोन की प्रॉपर्टी क्या है? ये मास लेस पार्टिकल है, इसका मास नहीं होता, मास 0। तो मास लेस पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी स्पिन 2। इसका मतलब ये बोसॉन पार्टिकल्स है, और इसकी स्पीड जो है वो c के बराबर है। और c यहां पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में है, जो मैंने तुम्हें बताई। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, इनको आप नोट कर सकते हो। हाँ, तो नोट कर लो इसे। यहाँ पे ये जो कोने में अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो ये है स्पीड, ग्रेविटोन की स्पीड है। दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, स्पीड वो है c के बराबर, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था इंटरेक्शन है, वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, सॉरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जाने से पहले अगर हम पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो
पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल्स, इनकी डायमेंशंस बहुत छोटी होती है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी डायमेंशन पे उसकी वेवलेंथ डोमिनेट करे, क्योंकि हर पार्टिकल का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हर ऑब्जेक्ट शो करता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल नेचर पे उसकी डायमेंशन पे उसकी वेवलेंथ डोमिनेट करे तो उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए अगर वेव नेचर वेवलेंथ साइज पे डोमिनेट करे पार्टिकल की, तब हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स, क्योंकि जैसा कि अभी हमें पता है इस समय कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो फेम्टोमीटर के ऑर्डर्स का होता है, तो बहुत छोटा साइज होता है। इस साइज पे इस न्यूक्लियन पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी वेवलेंथ डोमिनेट करती है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्वांटम पार्टिकल्स बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर फिजिक्स को और पार्टिकल फिजिक्स को अगर हमें समझना है तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक टूल है जो इस पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने के लिए है, वो यूजफुल टूल है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही हम जो अपने डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, उनका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी चीज़ें हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इनका होगा। बट अगर हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दो मास पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन जो है वो वीकेस्ट इंटरेक्शन है। जो नेचर में अवेलेबल जितने भी इंटरेक्शन है उन सब में सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। और जो सेलेसियल बॉडीज है या फिर सैटेलाइट्स हैं या फिर प्लेनेट्स हैं, इनके बीच में ये इंटरेक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्मॉल पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का इफेक्ट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम सब एटॉमिक वर्ड्स में जो हम पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे वहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ये इफेक्टिव नहीं होगा। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सब एटॉमिक वर्ल्ड में इफेक्टिव नहीं होता है। तो हमें जो इस पार्टिकल फिजिक्स के लिए जो इंटरेक्शन जानने हैं वो जरूरी इंटरेक्शन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक इंटरेक्शन है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो नेक्स्ट पार्ट अपना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में सबसे पहले तो ये किन पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए चार्ज पार्टिकल्स का होना जरूरी है। पार्टिकल्स पे अगर चार्जेज हैं तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है एक्ट्स बिटवीन टू और मोर चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स, दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, जैसा कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन मैंने तुम्हें बताया, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। वो दो अगर मास पार्टिकल है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव एज वेल एज repulsive in nature।
इसके बाद फिर से अगर हम बात करें, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। और तुम्हें दूसरा पता ही है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। इसके बाद हम रेंज की बात करें तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फोर्स फॉलो कर रहा है, इसका मतलब रेंज क्या होगी, इन्फिनिटी। तो यहां पे अगर रेंज लिखें तो इनफाइनाइट रेंज फोर्स, इनफाइनाइट रेंज फोर्स। इसके बाद हम डिपेंडेंस देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, चार्ज पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ओरिएंटेशन एंड मीडियम। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल किसी वैक्यूम में रखे हुए हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू अलग होगी। और किसी दूसरे मीडियम में अगर हम रख दें, मैंने जैसे कि तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था वाटर में अगर सेम डिस्टेंस में उन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स को रख दें तो जो फोर्स होगा वो अलग होगा, उतना नहीं होगा जितना वैक्यूम में होगा, तो उससे डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, ओरिएंटेशन, चार्ज किस ओरिएंटेशन पे रखे हुए हैं उन पे, और मीडियम, कौन से मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में या अधिक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में तुम लोग फोर्स देख रहे हो। इसके बाद हम बात करें एक्सचेंज पार्टिकल, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में पढ़ा था और मैंने तुम्हें बताया भी था कि हर इंटरेक्शन एक्सचेंज टाइप का होता है। तो एक्सचेंज पार्टिकल जो यहां पे है वो है फोटोन। कौन है? फोटोन। और इस फोटोन की प्रॉपर्टी लिख दें तो फोटोन पे जो चार्ज है वो 0, मासलेस। फोटोन जो है वो क्या है? मासलेस पार्टिकल है। स्पिन 1, फोटोन की स्पिन कितनी? 1, यानी ये भी बोसॉन पार्टिकल्स हैं। और जो इसकी स्पीड है, फोटोन की जो स्पीड है वो c के बराबर, c अगेन यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। हाँ, तो नोट कर लो इसको। चलो मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट इंटरेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बेसिकली ये जो नेचर में अवेलेबल जितने भी इंटरेक्शन है उस सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे अपन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके, तो इसके बाद हम बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, और वो पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करने वाला फोर्स है। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट, ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, फोर्स। इसके बाद अगर जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो चार्ज डिपेंडेंट होता है। पार्टिकल्स पे अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन उनमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो जैसे हम न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो अलग अलग एंटिटी है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एज ए होल हम बात करें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और किस फॉर्म में? न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन भी क्वार्क्स से मिलके बना हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी इनसाइड द प्रोटॉन और चार्ज डेंसिटी इनसाइड द न्यूट्रॉन आर नॉट जीरो। न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं होती, लेकिन टोटल चार्ज अगर न्यूट्रॉन का देखें तो वो जीरो होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर इंटरेक्शन देखें और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर इंटरेक्शन देखें तो इंटरेक्शन जो फोर्स होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, ये हम डायरेक्टली नहीं कह रहे। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि चार्ज इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसके बाद हम बात करें स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पे डिपेंड करेगा, स्पिन और साथ के साथ आइसो स्पिन की भी बात करें, स्पिन एंड आइसो स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन पे डिपेंड करेगा और आइसो स्पिन की आइसो स्पिन पे डिपेंड करेगा। आइसो स्पिन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल अगर हम लें, दोनों के बीच में हमें इंटरेक्शन देखना है, स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शन देखना है, तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की स्पिन अप है, अप स्टेट में दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, या अप और डाउन स्टेट में हम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ होगी इंटरेक्शन की वो अलग अलग होगी। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हम इसको पढ़ेंगे भी जब ड्यूटेरॉन प्रॉब्लम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियर फोर्सेज या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करें स्पिन डिपेंडेंसी के बाद में हम बात करें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल वो है मेसॉन्स। तो बेसिकली मेसॉन्स में पाई मेसॉन्स भी हो सकते हैं, के मेसॉन्स भी हो सकते हैं, पाई प्लस माइनस पाई जीरो और के जीरो के प्लस, इस टाइप के मेसॉन्स। ये सारे के सारे पार्टिकल्स इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, ये बोसॉन पार्टिकल्स हैं, इनकी भी स्पिन इंटीजर स्पिन होती है। तो ये तुम्हारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स के बारे में हमने बात किया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में रेंज की बात करें, तो बेसिकली जो रेंज है वो रेंज यहाँ पे फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर्स की होती है, फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर्स की रेंज आर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर्स के आसपास होती है।
ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ध्यान रखनी है। तो एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पे क्या होंगे, मेसॉन्स होंगे। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बाउंड स्टेट में होता है, वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही होता है, और उसी की वजह से न्यूक्लियस बाउंड स्टेट में रहता है। तो इस फोर्स का नेचर कैसा है, यहाँ पे बेसिकली हमने स्पिन डिपेंडेंस और आइसो स्पिन डिपेंडेंसी की बात करी। यहाँ पे जो पोटेंशियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा जो क्रिएटेड पोटेंशियल है वो सेंट्रल टाइप का पोटेंशियल होने के साथ साथ इसमें कुछ नॉन सेंट्रल टाइप के कंपोनेंट भी होते हैं। तो नॉन सेंट्रल टाइप ऑफ फोर्स भी यहाँ पे होगा। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, नॉन सेंट्रल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ओके, तो ये सारी की सारी चीज नोट कर लो। इसके बाद हम लास्ट इंटरेक्शन की बात करें जो है वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन, तो वीक इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरेक्शन सबसे वीक है, नहीं। मैंने तुम्हें बताया कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट इंटरेक्शन इन नेचर। इस इंटरेक्शन का नाम वीक इंटरेक्शन है, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होती है। हम ये सारी की सारी चीज़ों को हम टेबल में बनाएंगे, अभी एक जगह समराइज करेंगे। पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो वीक इंटरेक्शन है वो बेसिकली जब पार्टिकल्स है उनका डीके होता है, वो पार्टिकल स्टेबल पार्टिकल नहीं होते, उनका लाइफ टाइम कम होता है। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब दूसरे पार्टिकल्स में डीके होते हैं उस टाइम पे ये वीक इंटरेक्शन पिक्चर में आता है, इन्वॉल्व होता है। तो अभी तक जो वीक इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखें कि वीक इंटरेक्शन के बारे में, वो ये है कि द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन आर नॉट नोन टिल नाउ। एग्जैक्ट नेचर ऑफ वीक इंटरेक्शन is not known till now. ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें उसका नेचर कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बेसिकली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन कब तक, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था शॉर्ट रेंज फोर्स है 10⁻⁻15 मीटर, इसका ऑर्डर्स होता है रेंज का, फेम्टोमीटर ऑर्डर्स, फेम्टोमीटर ऑर्डर्स में लगने वाला फोर्सेज है। अगर पार्टिकल्स फेम्टोमीटर्स की रेंज में है तो उसमें उस पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर इस रेंज से ज़्यादा रेंज हुई तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वर्क नहीं करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है ये मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की बात हमने उस टाइम पे नहीं की, तो मैं अभी तुम्हें बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन अगर हम उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को बहुत कम कर दे, बहुत पास पास उनको लेके आए, तो 0.5 फेम्टोमीटर के आसपास तक हम उसको पास लेके आए, तब इसका नेचर है वो रिपल्सिव टाइप का हो जाता है। इस इंटरेक्शन का नेचर कैसा हो जाता है, रिपल्सिव टाइप का, जब हम दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बहुत बहुत कम कर दे तब। और मैंने डिस्टेंस तुम्हें रफली बताया 0.5 फेम्टोमीटर से कम डिस्टेंस कर दे इन पार्टिकल्स के बीच में,
तब इस फोर्स का नेचर रिपल्सिव टाइप का, हार्डकोर टाइप का पोटेंशियल शो करने लगता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली है, ध्यान रहे, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते टाइम पे। तो इसलिए ये पार्टिकल फिजिक्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके बारे में, वीक इंटरेक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि ये इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि जो वीक इंटरेक्शन है वो ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस इन्वॉल्व होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डीके ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पे एक्सचेंज पार्टिकल की बात करें तो एक्सचेंज पार्टिकल जो है एक्सचेंज पार्टिकल्स यहां पे हैं वीक इंटरेक्शन में जो इन्वॉल्व होने वाले पार्टिकल्स, वो है इंटरमीडिएट बोसॉन्स, गेज बोसॉन्स। गेज बोसॉन बेसिकली W प्लस माइनस और Z0। तो ये पार्ट, रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पे इंटरेक्शन की रेंज जो है वो 10 टू दी पावर 17 टू 10 टू दी पावर 18 और 19 रफली मीटर के आसपास, यानी ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से भी कम इस वीक इंटरेक्शन की रेंज होती है। तो बेसिकली हम रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका किन पैरामीटर्स पे ये रेंज डिपेंड करती है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी रिजल्ट है पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड और न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स एक सक्सेसफुल टूल है। तो उस टूल का यूज करते हुए हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन क्वांटम मैकेनिक्स की सेंट्रल थीम है। यहाँ पे जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो क्या है, अगर हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्वांटम ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिलेशन जो है वो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस, ये रिलेशन है। और यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो हम क्या लिख सकते हैं, वो है मास टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। अगर मान लो एक्सचेंज पार्टिकल तुम्हारे पास है, उसका मास अगर हम लिखें तो एम एक्सचेंज, क्योंकि इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल इन्वॉल्व होगा, और उस एक्सचेंज पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर हो सकती है, सी के बराबर। तो पी को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, एम एक्सचेंज इंटू सी। तो यहां से जो डेल्टा एक्स है बेसिकली क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से अगर मैं डेल्टा एक्स को रेंज लिखूं तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, रेंज इज प्रोपोर्शनल टू एच क्रॉस अपॉन एम एक्सचेंज इंटू सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो बेसिकली रेंज जो डिपेंड करेगी वो उस इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, उसका मास कितना है, उस पर डिपेंड करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली CSIR नेट में पूछा गया है। और एक चीज और तुम्हें क्लियर कर दूं कि जो भी क्वेश्चंस पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से आएंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 3.5 नंबर के क्वेश्चन वाले सेक्शन में न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस इन्वॉल्व नहीं है, पार्टिकल फिजिक्स उसमें नहीं पूछी जाती। तो यहाँ हमारा बेनिफिट ये है
कि अगर कंसेप्ट हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स के अच्छे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अच्छे कंसेप्ट हैं, तो सबसे कम टाइम में सोल्व होने वाले प्रॉब्लम्स होंगे और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और यहाँ से पार्टिकल और न्यूक्लियर को मिला दें तो मिनिमम 3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से आते हैं, 3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से आते हैं। तो अगर हम मार्क्स का वेटेज देखें तो 15 मार्क्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं। तुम पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो 5 क्वेश्चन तक इन दोनों पार्ट से मिला के आ जाता है। तो 15 टू, अगर ब्रॉडली हम देखें तो 15 टू 20 मार्क्स इस वाले पार्ट से पूछे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछे जाते हैं। और टाइम की अगर बात करें, कंसेप्ट अगर तुम्हारे बहुत अच्छे से क्लियर है इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला नहीं है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। हम कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व भी करेंगे क्योंकि वो तो हमारा काम है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस हम कर सकते हैं उतने ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस में ही, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तुम उतना ही जल्दी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्षम होंगे। तो ध्यान से इसको समझते जाएं। तो रेंज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगी, H ग्रॉस अपॉन M एक्सचेंज इनटू C। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सचेंज पार्टिकल क्या, फोटोन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल क्या, ग्रेविटोन, और दोनों ही पार्टिकल मासलेस है। तो अगर मास 0 रखें यहाँ पे इस फॉर्मूले में, एक्सचेंज पार्टिकल का मास अगर 0 है तो रेंज कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। तो एक्सचेंज पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि एक्सचेंज पार्टिकल मेसोन्स है किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, और एक्सचेंज पार्टिकल गेज बोसोन्स हैं ओमेगा प्लस माइनस और Z0, वो किसमें, वीक इंटरेक्शन में। और रेंज तुम्हें पता है, रेंज मैंने तुम्हें बता दी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में रेंज कितनी, 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर्स की, जबकि वीक इंटरेक्शन में रेंज कितनी, 10⁻17 टू 10⁻18 और 10⁻19 मीटर्स के ऑर्डर्स की। तो एक्सचेंज पार्टिकल, किसके एक्सचेंज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, गैस बोसोन्स का ज्यादा होगा या मेसोन्स का होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के एक्सचेंज पार्टिकल्स का। तो इस फॉर्मूले से तुम डायरेक्ट देख सकते हो रेंज ज्यादा किसकी है, रेंज ज्यादा है वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की, 10⁻15 ज्यादा है किससे, 10⁻17 और 10⁻19 से। तो इसलिए रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की ज्यादा है। तो एक्सचेंज पार्टिकल का मास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या, मेसोन्स, तो यहाँ पे वो मेसोन्स होंगे। और जबकि रेंज वीक इंटरेक्शन में रेंज कितनी, 10⁻17 कम है, तो एक्सचेंज पार्टिकल का मास ज्यादा। तो W प्लस माइनस और Z0 जो एक्सचेंज पार्टिकल है वीक इंटरेक्शन के, और मेसोन्स जो एक्सचेंज पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, उनमें सबसे ज्यादा, इनमें से मासिव पार्टिकल कौन से होंगे, ज्यादा मास वाले पार्टिकल, जिसकी रेंज कम होगी उसका मास ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के जो एक्सचेंज पार्टिकल है मेसोन्स, उसका मास ज्यादा है, इसलिए उनकी रेंज कम होगी। ये यहां से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो नोट कर लो इनको। हाँ, तो हो गया इतना। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 4 तरीके के इंटरेक्शन पढ़ लिए हैं। इसको अब हमें एक टेबल में समराइज करना है, तो हम समरी बना देते हैं। इस समरी में एक हम टेबल बनाएंगे, इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ इंटरेक्शन लिखेंगे, पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज, तीसरे कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ, चौथे कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम, और लास्ट कॉलम में हम यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल कौन कौन से हैं
तो रेंज और स्ट्रेंथ के बारे में तो तुम लोगों को पता है। कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जितने भी फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं, सारे के सारे इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्सचेंज पार्टिकल, अगर मान लो कि नहीं दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो, एक्सचेंज पार्टिकल, पहला पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल को इमिट करेगा और दूसरा पार्टिकल इस एक्सचेंज पार्टिकल को अब्जॉर्ब करेगा, तब ये इंटरेक्शन कंप्लीट होगा। यही प्रोसेस दोबारा से होगा, दूसरा पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल इमिट करेगा और पहला पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल को अब्जॉर्ब करेगा। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ये एक्सचेंज पार्टिकल कितने टाइम में पहुंच जाता है, उस टाइम को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम। यानी जो एक्सचेंज पार्टिकल है इंटरेक्शन में, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने में कितना टाइम लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ इंटरेक्शन लिखे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, इसी फॉर्म में अगर इस टेबल को याद रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दूसरा इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा वीक और चौथा ग्रेविटेशनल। तो रेंज के बारे में हमने बात कर ली पहले। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो रेंज है वो फेम्टोमीटर्स 10⁻15 मीटर, और इसको क्या लिखते हैं, फेम्टोमीटर, एफएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट, हमने डिस्कस किया था, एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन, और रेंज इज प्रोपोर्शनल टू 1 मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। तो मास 0, इसलिए रेंज इन्फिनिटी। वीक इंटरेक्शन में जो रेंज है वो मैंने तुम्हें बताई थी कि ये रेंज जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से भी कम होती है। तो 10⁻17 टू 10⁻18 मीटर्स के ऑर्डर्स की वीक इंटरेक्शन में। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में रेंज हमने डिस्कस की थी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटोन एक्सचेंज पार्टिकल था, मासलेस पार्टिकल था, तो रेंज इन्फिनिटी। इसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग है इंटरेक्शन। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है, नेचर में अवेलेबल जितने भी इंटरेक्शन उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इसके कंपेरिजन में बाकी के जो इंटरेक्शन है उनकी स्ट्रेंथ क्या है वो हमें देखनी है। तो इसको हम आइडियल मानेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को क्या मानेंगे, आइडियल, और आइडियली इसको कितना कह दिया, 1। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ हमने 1 ले ली। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ, बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ होती है E²/H×C, और जिसकी वैल्यू होती है 1/137। और अगर हम ऑर्डर्स की बात करें इसके रेस्पेक्ट में, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 10⁻⁻² टू 10⁻⁻3 इस ऑर्डर्स की, यानी 1/100वां भाग या फिर 1/1000वें भाग के बीच की स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में होती है। ओके, इसके बाद हम वीक इंटरेक्शन की बात करें तो वीक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ जो होती है वो 10⁻⁻11 इसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के रेस्पेक्ट में। तो 1/10⁻11 इतना पार्ट, यानी बहुत कम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के रेस्पेक्ट में वीक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। ओके, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ये 10⁻39 के आसपास। अब तुम देख सकते हो कि ये 1/10⁻39 कितना होता है, ऑलमोस्ट गोज टू 0, यानी अनइफेक्टिव जो स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वो बहुत बहुत कम। समझ आ रही बात। तो स्ट्रेंथ हमने देख ली। इसके बाद हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम की। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एक एक्सचेंज पार्टिकल को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम है, यानी मेसोन्स इंटरमीडिएट पार्टिकल होंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, और मेसोन्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल
जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस उनके बीच में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम नियरली इक्वल टू 10⁻⁻23 सेकेंड। और इस 10⁻⁻23 सेकेंड को बेसिकली हम न्यूक्लियर लाइफ टाइम भी बोलते हैं। और न्यूक्लियर लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का डायामीटर हमें पता है 10⁻15 के ऑर्डर्स का होता है, फेम्टोमीटर ऑर्डर्स का होता है, इस न्यूक्लियस को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा किसी पार्टिकल को। तो न्यूक्लियस को क्रॉस करने के लिए कोई पार्टिकल अगर c स्पीड से जा रहा है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो अगर एक्सचेंज पार्टिकल की स्पीड तुम्हारे पास c के बराबर है और उसको न्यूक्लियस को क्रॉस करना है यानी 10⁻⁻15 रफली 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो जनरल फॉर्मूला तुम्हारे पास है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रफली अगर हम देखें तो डिस्टेंस मैंने तुम्हें बताया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 और ये नियरली इक्वल टू 10⁸, 3 × 10⁸, बट रफली अगर हम लिखें तो दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी 10⁻⁻23 सेकेंड। तो अगर कोई पार्टिकल c स्पीड से जाते हुए न्यूक्लियस को क्रॉस करता है जिसका ऑर्डर जिसका डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर्स का है, तो उसको टाइम कितना लगेगा 10⁻⁻30 सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लाइफ टाइम। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻⁻13 और न्यूक्लियर लाइफ टाइम के बराबर होता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम देखें तो वो लगभग 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻20 सेकेंड। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन जा रहा है तो वो लगभग इतना टाइम लेगा। इसके बाद अगर हम वीक इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम देखें तो वो है 10⁻⁻10 सेकेंड के आसपास। और लास्ट अगर हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम देखें तो 10⁻16 सेकेंड के आसपास। ये टाइम अगर तुम देखोगे 10⁻16 सेकेंड, तो अगर इनको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। इतने टाइम तक कोई ह्यूमन बीइंग्स जीवित नहीं रह सकती। तो ग्रेविटॉन को एक मास पार्टिकल से दूसरे मास पार्टिकल तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। और हमने देखा था जो ग्रेविटॉन है उसकी स्पीड कितनी, c के बराबर, यानी बहुत फास्ट वो चलता है। c के बराबर स्पीड अगर उसकी है और फिर भी वो इतना टाइम लेता है एक मास पार्टिकल से दूसरे मास पार्टिकल तक पहुंचने में, तो बेसिकली उसका पाथ डिसाइडेड नहीं होता। वो रैंडम पाथ से होते हुए एक मास पार्टिकल से दूसरे मास पार्टिकल तक जाएगा। इसीलिए आज तक ग्रेविटॉन को डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। ओके, तो ग्रेविटॉन को अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सके। इसके बाद हम एक्सचेंज पार्टिकल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल मैंने तुम्हें बताया था मेसॉन्स, और जनरली पाई मेसॉन्स और के मेसॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन, वीक इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल ओमेगा प्लस माइनस और Z0 इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल है ग्रेविटॉन। तो यहां पे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं कुछ, ये स्ट्रेंथ में, रेंज में और कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम में, तो ये नंबर्स तुम्हें ध्यान नहीं रखने, केवल ऑर्डर ध्यान रखना है। तो ये टेबल तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तुम अगर इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे
कौन सी इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, देख रहे हो तुम। इसके बाद वीक इंटरेक्शन की और ग्रेविटेशनल की। तो स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो अगर तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रेंथ लिखनी है तो ग्रेविटेशनल ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल सबसे ज़्यादा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे पहले वीकेस्ट यानी ग्रेविटेशनल पहले लिखोगे, तो ग्रेविटेशनल, फिर ये किससे कम, वीक, फिर ये किससे कम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर ये किससे कम, स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ ली जाती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, असेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रेंथ को लिखो और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम तुम देख रहे हो, तो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम बढ़ रहा है। तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम, एक दूसरे के अपोजिट। यहां हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है और कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम इंक्रीज हो रही है। तो एक और जनरल फॉर्मूला तुम यहां पे लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन, स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ वाले कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये टेबल कैसे यूजफुल होती है। तो इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखें, डेटाज रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखें कि हम ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तक ऊपर से नीचे आते हैं तो स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होती जाएगी और कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हाँ तो नोट कर लिया होगा इसको। ये स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई खुद से, स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर किस टाइप के इंटरेक्शन इन्वॉल्व रहते हैं उनको डिस्कस किया। और मैंने तुम्हें बताया ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो सब एटॉमिक वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फिट नहीं होता। इसके बाद अगर हम आगे के पार्ट की बात करें तो जो अपना सिलेबस है वो न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स को मिला के लगभग 40 से 42 आवर्स तक की क्लासेस का रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट प्रॉब्लम करना मैंने सिखा दिया और काम चल गया, ऐसा नहीं होगा। हम हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो एग्ज़ाम में हो सकता है तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं हो, लेकिन जब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हें इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। इसलिए सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनको बहुत ध्यान से तुम्हें पढ़ना होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम अगर ज़रूरत हुई तो हम फ़ोन पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। वो अगर मान लो बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है तो हम फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि तुम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। क्लास में अगर तुम बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आसानी से और तुम क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटैम्प्ट भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हम पार्ट पढ़ने जाएंगे वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस यूनिट्स में लिखे जाते हैं, एनर्जी यूनिट्स में कैसे लिखते हैं, इनकी स्पिन क्या है, पेरिटी क्या है, लाइफ टाइम क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इनका
कैटेगराइजेशन, कैटेगरी बनाएंगे, इन पार्टिकल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे और जिस कैटेगरी में जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स को की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। तो एक तरीके से हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो इनको क्लासिफाइड करना है, किस किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे और जो क्लासिफिकेशन हमारे पास होगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, उनमें जो ग्रुप्स हम बनाएंगे पार्टिकल्स के, उस ग्रुप्स के सारे पार्टिकल्स सेम टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएंगे और इसके साथ ही ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनके कंजर्वेशन लॉज क्या क्या हैं, कंजर्वेशन लॉज क्या है और कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करना होगा इन पार्टिकल्स को अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो, और अगर रिएक्शन पॉसिबल तो है लेकिन किस इंटरेक्शन के थ्रू पॉसिबल है, ये जानने के लिए कुछ और लॉज होंगे। तो ये जो कंजर्वेशन लॉज है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ और दूसरा पार्ट होगा अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। तो जो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज हम डिस्कस करेंगे उसमें सभी रिएक्शन जितने भी इंटरेक्शंस हैं वो सारे के सारे इंटरेक्शंस को यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ को तो फॉलो करना ही करना होगा, अदरवाइज वो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन लॉज भी डिफाइन किए जाएंगे, तो वो हम अगले क्लास में पढ़ने जाएंगे। अभी फ़िलहाल तुम ये वीडियो बहुत ध्यान से पढ़ना और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। कोर्स को हम अभी क्लास की टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, ये तो पहली क्लास थी और सिलेबस बहुत आसानी से जल्दी पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट परमिट करेगी तो हम इस कोर्स को जो स्टूडेंट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम इसको ऑफलाइन भी स्टार्ट कर देंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और कोई स्टूडेंट अगर बहुत दूर रहता है जिसको दिक्कत हो जयपुर आने में तो हम इसको ऑनलाइन वाले पार्ट को तो चालू रखेंगे ही रखेंगे एंड तक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।